नमस्कार, मैं हूं लकी हांडा। आप देख रहे हैं सचमेल न्यूज हरियाणा। जैसे कि पता है आपको, हम अलग अलग राजनीतिक चेहरों से आपको रूबरू करवा रहे हैं और आज उसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी। सर, सचमेल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और जैसे कि आपको पता है कि सुभाष बराला जी, हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और कौन कौन सी कठिनाइयां उनके सामने आई। और वह कई चुनाव लड़े, जिसमें चुनाव हारे भी और जीते भी। और उसके बाद सुभाष बराला जी कड़ी दर कड़ी ऊपर चढ़ते चले गए और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सर, सबसे पहले आपने राजनीति की शुरुआत कैसे कैसे सोचा कि राजनीति में सेवा की जाए लोगों को? देखिए, तो कई बार ऐसा आसपास का माहौल जो बनता है, वो खास करके जब इमरजेंसी देश के अंदर 1975 के अंदर लगी थी। बहुत छोटी उम्र थी मेरी, मैं 8 साल का था। जी। उस समय जो एक तनाव का, भय का, डर का जी। वातावरण जो बना हुआ था, उसकी छाप ऐसी दिमाग पर जी। बचपन के अंदर पड़ी। और मुझे लगता है कि वो राजनीति में आने का एक टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूँ, बहुत साल बाद में आकर के मेरे जीवन में आया। जी। उसके बाद 2 साल बाद जब 70 का चुनाव हुआ, जी। तब उस 10 साल की उम्र में बच्चों के साथ नारे लगाते घूमते थे। जी। और उसके बाद कॉलेज में जब एंट्री की, डीएन कॉलेज में, वहाँ से लेकर के और चाहे फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए बेंगलोर गया। जी। वहाँ भी हमने नॉर्थ इंडियन एसोसिएशन बना करके वहाँ भी छात्रों के बीच में उनके भलाई के लिए काम किया। और 1995 से फिर मैं शुगर मिल का डायरेक्टर बन करके जी। वाइस चेयरमैन शुगर मिल भूना और फिर हरियाणा शुगर फेडरेशन, और बाद में आप लोगों के सबके सामने है कि कैसे 2005 का जो पहला विधानसभा का चुनाव था, जी। फिर वो 5 का चुनाव था, 9 का चुनाव था, 14 का चुनाव था, 24 का चुनाव था। जी। ये सभी पार्टी ने चुनाव लड़ने का मुझे मौका दिया। इन चारों चुनाव में पार्टी ने जी। मुझको आशीर्वाद देकर के टोहाना से उम्मीदवार बनाया। ये मेरा राजनीतिक सफर। उसके बाद आपको पता ही है जी। कि कैसे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मुझे और नड्डा जी के नेतृत्व में आज राज्यसभा में जाने का मुझे मौका मिला। जी। सर, उस टाइम का जब दौर था, जब शुरुआत में बीजेपी, इतना पहले एनएलओ का होता था, कांग्रेस पार्टी होती थी, उस टाइम लोग डरते थे। जैसे कि बीजेपी का बैग होता था, बूथ पे जाते थे, डरते थे लोग कि ये बैग। क्यों सोचा आपने कि बीजेपी को ही ज्वाइन किया है? देखिए, जब मैं शुगर मिल का चुनाव लड़ करके और फील्ड की राजनीति में, यानी कि स्थानीय लोगों के बीच में सक्रिय हुआ, तब मन में आया कोई राजनीतिक झंडा तो कोई हाथ के अंदर होना चाहिए किसी न किसी पार्टी का। जी। तब मैंने बहुत अध्ययन किया, जी। सब राजनीतिक पार्टियों के बारे में अध्ययन करने के बाद, लोगों से चर्चा करने के बाद, और चर्चा में ये निकलने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा करके और राजनीति करना बहुत कठिन काम है। जी। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य देश को आगे लेकर के जाना, देश प्रथम के लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है। जी। इसी कारण से मैंने भारतीय जनता पार्टी में आकर के और सबसे कठिन राजनीतिक क्षेत्र जी। अपना करके जी। और काम शुरू किया। मुझे पता था कि चुनाव पार्टी लड़वाएगी और हारने के लिए लड़वाएगी, जी। तो हारने के लिए चुनाव हमने लड़े ना। जी। 2005 में, 2009 में जी। कोई सोच नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी को 19-20 हजार वोट टोहाना जैसे क्षेत्र में मिल जाएंगे। जी। और हमारी टीम ने, ऐसे सब साथियों की टीम ने मिलकर के मेरा हौसला बढ़ाया और मैं लगातार आगे बढ़ता गया। जी। आप विधायक बने, उसके बाद आप पार्टी के अंदर अध्यक्ष पद पे भी रहे आप बीजेपी के। और आपने क्या सोचा था टोहाना के लिए, और क्या आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाए हैं कि टोहाना को किस प्रकार देखा जाए? देखिए, टोहाना के बारे में मेरी बहुत एक अलग प्रकार की शुरू से सोच रही है और मैं सोच के आधार पे आगे बढ़ भी रहा हूँ। लेकिन लक्ष्य जो आप जो पूछना चाह रहे हैं, सोचा था, जी। अभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बेशक मैंने टोहाना के अंदर बाईपास बनवाया, बेशक टोहाना के अंदर इतना बड़ा वैश्विक स्तरीय स्टेडियम बनवाया,
जी, बेशक टोहाना के अंदर हमने ऑल वेदर स्विमिंग पूल सेमी ओलंपिक साइज का वो बनवाने का काम किया, गांव में शहरों जैसी सुविधा देने का काम किया। आज टोहाना में बस स्टैंड बन रहा है, 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। ये सारी चीज करवाने के बावजूद भी उसके बाद अगर जाखल क्षेत्र की बात करें, जी, वहाँ एक बहुत लंबा जी। अंडरपास जो भी दोबारा से जिसका काम बीच में बंद हो गया था, अब 4 दिन पहले फिर जी, शुरू हुआ है। काफ़ी चर्चा चली थी उसकी बंद हाँ होने। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे काम भी खूब आए जो मैंने चैलेंज के रूप में ली। अधिकारियों ने मना कर दिया था कि जाखल के अंदर इतनी संख्या है लाइनों की, जी, बहुत चौड़ाई हो जाती है वहां आकर के जाखल जंक्शन के पास। उन्होंने मना ही कर दिया था भी यहाँ तो अंडरपास बन ही नहीं सकता। जी, उस समय के रेल मंत्री आदरणीय सुरेश प्रभु जी आज जी। हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश दिए हुँ, कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये चाहते हैं वो काम हमने करना है, और वो काम आज दोबारा से शुरू होकर के मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार से अब जी, ये जमालपुर रोड के ऊपर आप जी, देख रहे हैं कि ओवरब्रिज का काम शुरू हो चुका है। जी, टोहाना से उधर सूरेवाड़ा मोड़ से टोहाना और आपका मुणक रोड, वहां तक ये 7 मीटर का रोड था, जी, ये 10 मीटर का मंजूर मैंने करवाया आदरणीय गडकरी जी से, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जी, माध्यम से। उसी प्रकार से जैसे इधर का बाईपास हिसार रोड और फतेहाबाद रोड को जो जोड़ता है, जिसमें डांगरा रोड क्रॉस होता है, जिसमें जी, भुना रोड क्रॉस होता है, और जाकर के जमालपुर कहे रतिया रोड पर जाकर के बाईपास मिलता है। इसी प्रकार से अब कंसल्टेंसी एजेंसी का को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है जी, हिसार रोड को, और जो मुणक वाला जो रोड है, मुणक चंडीगढ़ रोड जो इसको हम बोलते हैं, जी, उसको मिलाने का कंसल्टेंसी का एजेंसी का टेंडर हो चुका है। वो जल्दी वो अपनी रिपोर्ट देकर भविष्य में यहाँ भी एक बाईपास बनेगा। तो मेरा एक मकसद था जी, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ टोहाना सिटी है, या कहें टोहाना का चहुमुखी विकास, केवल शहर का नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र का। जी, और वो किया। जैसे मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत दूर की सोच करके आया था, और मुझे था कि भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट के नारे को लेकर के चलती है। जी, गांव का विकास भी शहर की तर्ज के ऊपर हो। आज आप देखते हैं गांव जी, में भी बहुत सारे गांव के अंदर आज आपको शहरों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ये उसी पार्टी की देन है, नरेंद्र मोदी जी और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उससे पहले आदरणीय मनोहर लाल जी। जी, ऐसे नेताओं ने आज हरियाणा की तस्वीर बदलने का काम किया है। मैं बहुत साल पहले किसान आंदोलन से 90 के आसपास उस समय से जुड़ा, मैंने बहुत सारे किसान आंदोलनों में भाग लिया। उस समय में मैं बात सुनता था किसान नेताओं की जी, कि किसी कार का बीमा होता है, किसी जीप का बीमा होता है, क्या हमारी फसल का भी कभी बीमा होगा? जी, नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया। किसानों के मुंह से मैं नारे सुनता था कि क्या हमारी भी फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा? जी, तो मैं आज देख रहा हूं कि 65 साल के अंदर अन्य सरकारों ने जहां धान का रेट, क्योंकि धान की फसल की रोपाई चल रही है, जी, लगभग 1320-25 रुपए तक लेकर के आए थे जी, इतने सालों में, और लेकिन 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 990 रुपए की वृद्धि धान के फसल के रेट में की। सभी फसलों में इसी प्रकार से 1.5 गुना से लेकर के और 2.5 गुना तक की वृद्धि जी, नरेंद्र मोदी जी ने किसान की फसल को लेकर के की है। तो लगता है बेशक संघर्ष कितना भी किया हो भारतीय जनता पार्टी में, जी, चुनाव जीते कम, जी, विधानसभा के 4 अरे! चुनाव लड़े, 1 जीता अरे! 3 हारे, उसके बावजूद भी इतनी संतुष्टि है पार्टी में काम करके कि आम जन के लिए कल्याण का काम कोई कर सकती है, विकास का काम कोई पार्टी कर सकती है, कोई सरकार कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सर, आपने बात की हॉस्पिटल की, बस स्टैंड की, लेकिन जो हमारे मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि ये बस स्टैंड पहले 10 साल 5 साल पहले क्यों नहीं बना, अब क्यों बन रहा है? वो क्रेडिट वो खुद ले रहे हो, आप कह रहे हैं कि उसमें देखिए, समय। मैं किसी की बात का जवाब नहीं देना चाहता। जी, हकीकत ये है, जी, पेपर क्या बोलते हैं जी, और कारण किस किस कारण से लेट हुआ, ये जनता है ना, ये सब जानती है। जी, ये जनता अब वो भोली भाली जनता नहीं है। ये आपके जो दर्शक हैं, जो मुझे सुन रहे हैं आपके माध्यम से, ये जानते हैं कि बस स्टैंड कब घोषित हुआ, और ये 100 बेड का हॉस्पिटल जी, जब मैं कैंसर हॉस्पिटल यहाँ केंद्र सरकार से मंजूर करवा रहा था,
तो एक शर्त थी उसकी कि जी, पहले टोहाना के अंदर या जिस भी हॉस्पिटल में कैंसर हॉस्पिटल बनेगा जी। वहां पे 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। ये उस समय मैंने मंजूर करवाया था, तब जा करके आज वो उसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये 100 बेड के हॉस्पिटल के बाद कैंसर हॉस्पिटल भी यहाँ पे बनने वाला देखिए वो तो प्रयास था, अभी वो क्योंकि वो चीजें टोहाना के अंदर यानी कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में है। जी, ही मेडिकल कॉलेज आया है। जी, ये भी कोई कह देगा कि किसी की और की देन है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हरियाणा में हमारी सरकार बनी 2014 में। मोदी जी का सपना था और मनोहर लाल जी का सपना था कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज हो। जी, ठीक है ना? जी, और इस मेडिकल कॉलेज का नाम भी, अलग अलग मेडिकल कॉलेजों का नाम संत रविदास जी के नाम से इस मेडिकल कॉलेज का नाम करना, ये मुख्यमंत्री जी की महानता को दर्शाता है। हमने इसी प्रकार से जींद मेडिकल के लिए डिमांड करी थी मुख्यमंत्री जी से, उसका नाम धन्ना भगत जी बड़े संत रहे हैं, जी, रविदास जी, कबीर साहब, ये एक ही गुरु के शिष्य रहे हैं, ये उनके नाम से होना चाहिए। आज धन्ना भगत जी के नाम से जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो ये चीजें किसी व्यक्ति से जोड़ करके नहीं चलना चाहिए, हमारी सरकार की सोच थी, नरेंद्र मोदी मनोहर लाल जी की सोच थी, और वही सोच आगे बढ़ रही है। जी। सर, जैसे आपको पता है कि चुनाव विधानसभा का जो चुनाव है, वो नज़दीक आ चुका है। जी आप राज्यसभा में जा चुके हैं, जी। तो अब दूसरे नेताओं के आरोप हैं कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है आगे चुनाव देखिए में। वो तो पहले भी कहते थे, मैं किसी के बात का जवाब मैं नहीं देना चाहता, लेकिन समय पे हम बताएंगे। और अगली बार हरियाणा में सरकार भी हम बढ़ाएंगे, टोहाना की सीट भी जीत करके पार्टी को देंगे। जी। सर, जैसे कि आपने बात की कैंडिडेट जीत के देंगे, और जो और अलग विधायक है दूसरी पार्टियों में, जैसे हैं कैंडिडेट हैं, अलग अलग कैंडिडेट हैं, कांग्रेस से 10 से 12 कैंडिडेट हैं, सभी टिकट की कह रहे हैं कि, और कुछ चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि दूसरे नेताओं को बीजेपी के अंदर लिया जाएगा, क्या ऐसा होगा? देखिए आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सब दलों के अंदर भगदड़ मची हुई है, जी, और उस भगदड़ में से क्या क्या निकल करके आता आप देखना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद टोहाना से भी मिलेगा और हरियाणा से भी मिलेगा। एक और बहुत बड़ी चर्चा थी, पहले चली हुई थी कि जो यहाँ के विधायक हैं, वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे, और सबसे बड़ा बताया जा रहा है कि आपने उनको बीजेपी ज्वाइन नहीं करने दिया, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, मेरे से किसी ने बात नहीं करी। जी, आप किसकी बात करते हैं ये जो आपके दर्शक समझ गए होंगे। मेरे पास तो कोई, मेरे से किसी ने चर्चा नहीं की, जी, ना संबंधित विधायक ने करी, ना मेरी पार्टी के किसी नेतृत्व ने करी। मुझे तो पता भी नहीं कोई बीजेपी में आ रहा था। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आज चाहे कोई चुना हुआ नुमाइंदा है या आम जन है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से इतना खुश है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। चुनाव लड़ने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, जी। और आम जो नीचे स्थानीय स्तर पे जो राजनीतिक रूप में कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और सेवा के काम में भागीदार होना चाहते हैं। तो सर, क्या अपील करना चाहेंगे जो हमारे टोहाना के नागरिक हैं, जो आपको देख रहे हैं, हमारे दर्शक हैं, उनसे क्या अपील? मैं तो एक ही अपील ये करना चाहूंगा कि अभी चुनाव आएंगे, एक तो आम जन, आजकल पढ़े लिखे नागरिक हैं सब, जी, जो भ्रम फैलाने का काम होता है चुनाव के अंदर, उससे बचें। किसको वोट देना किसको ना देना ये फैसला विवेक से करना चाहिए, और पार्टियां क्या क्या काम करके गई हैं, क्या उनका भविष्य का एजेंडा है, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। और ये जो नारे लगते हैं ना झूठे जी, कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, खटाखट आपके खाते में 1 जुलाई से 8500 रुपये आ जाएंगे, ये जो भ्रम का जाल फैलाया जाता है, वोटों की लूट की जाती है, इससे बचने के लिए मंथन जरूर करना चाहिए कि चुनाव से पहले कौन सी पार्टी लारे नारे किस प्रकार के दे रही है और उन्होंने काम कैसे किए हैं। आज जैसे मैंने किसान की बात की, डेवलपमेंट की बात की, इसमें तुलना करिए ना जी, कि 2014 से पहले और 1947 के बीच में जी, जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में कैसे कैसे काम हुए, किस किस नेता की कैसी परफॉर्मेंस रही, कौन नेता किस प्रकार की राजनीति करता है। जनता इस बात के ऊपर फोकस करे
और एक दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जब हमारी सरकार बनी, बेटे और बेटियों का अनुपात बड़ा गड़बड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2015 में, शायद 16 जनवरी तारीख थी उसकी, मुझे ध्यान आ रहा हो तो, पानीपत के अंदर एक रैली करी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जनता ने साथ दिया और बेटियों के अनुपात में वृद्धि हुई। हरियाणा की जनता ने उस नारे को सार्थक करने का प्रयास किया। इसी प्रकार से अब जरूरत है पर्यावरण के संरक्षण की। मोदी जी ने अपील की, एक पौधा माँ के नाम, यानी कि सब अपनी माँ के नाम एक पौधा लगाते हुए उस धरती माता के रक्षण, संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण का इसमें संकल्प लें। इसी प्रकार से समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। हम देखते हैं कि हमारे नौजवान कई बार नशे की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। हमने तो टोहाना में विश्व स्तरीय स्विमिंग पूल बनाया है, इतना बड़ा स्टेडियम बनाया है। टोहाना नहरों की नगरी है, यहाँ खेल कूद, तैराकी, कुश्ती, कबड्डी सब कुछ है। गलत आदतें छोड़ करके खेलों को अपनाएं और समाज के सुदृढ़ीकरण के लिए अपना योगदान देते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इसी प्रकार से आज के दिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना उन्होंने लॉन्च करी थी और किसानों को प्रोत्साहन दिया था कि अगर कोई मशीन से धान की बिजाई करेगा, सीधी डायरेक्ट शोइंग करेगा तो उसको 4,000 रुपए देंगे। फसल में कोई बदलाव करके धान को छोड़ करके दूसरी फसल कोई लगाएगा उसको 7,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्योंकि उनके ध्यान में एक बात थी, उन्होंने जनता से अपील की कि हम अपनी जमीन, जो किसान है, जो जमींदार है, अपनी जमीन तो हम विरासत के रूप में दे जाएंगे अपनी पीढ़ियों को, लेकिन नीचे पानी नहीं दे करके जाएंगे, जमीन का क्या करेंगे। तो मेरा पानी मेरी विरासत जैसी योजना, उसको सार्थक करने के लिए पानी बचाने में भी अपना योगदान दे। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग राजनीति करते करते भी समाज के सुदृढ़ीकरण में, समाज के सुधार में, जल संरक्षण में, बेटी बचाने में, नशे के खिलाफ मुहिम चला करके एक मजबूत नौजवान तैयार करने में और अपना योगदान हम दे पाएंगे तो मुझे लगता है हमारी समाज के प्रति जिम्मेवारी, देश के प्रति जिम्मेवारी भी हम पूरी कर पाएंगे। जी, धन्यवाद सर आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुभाष बराला जी और आपने देखा हमने अलग अलग मुद्दों पे बात की और इन्होंने बाकी से उसका जवाब दिया है। और इनकी एक और खास बात है, कभी भी वो इनके विरोधी इनके ऊपर कितना भी कटाक्ष करें, ये कभी उनका पलटकर जवाब नहीं देते। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।